हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ग्रेविटेशन लर्न कर रहे थे और ग्रेविटेशन में हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था और उसमें हम लोगों ने केपलर्स लॉ के बारे में चेक किया था। केपलर्स लॉ में हम लोगों ने केपलर्स के 3 लॉ चेक किए थे। केपलर्स फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर्स सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ एरिया एंड केपलर्स थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ पीरियड। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में मेनली हम लोग जो देखेंगे वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में यानी दो पॉइंट मासेस के बीच में या दो मासी बॉडीज के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। यानी दो मास के बीच में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं और इसका फॉर्मूला जो वो न्यूटन ने बनाया था, इसलिए इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ये फॉर्मूला यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एप्लीकेबल है। जैसे सपोज कर ले हम लोग दो प्लेनेट के बीच में ले लें, या फिर एक प्लेनेट एक सैटेलाइट के बीच में ले लें, या फिर प्लेनेट और सन के बीच में ले लें। यूनिवर्स के किसी भी दो मासी या फिर लाइटर बॉडीज के बीच में हम लोग यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं और फिर हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पर चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेटमेंट पर आते हैं। स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या है? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with the force, every other body with the force। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है वो दूसरे बॉडी को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे with the force which is directly proportional, which is directly proportional to the product of masses, product of masses which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। क्लियर है? यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो मास के बीच में फोर्स लगेगा और वो फोर्स किस नेचर का होगा, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हम लोग ध्यान रखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। और वो जो फोर्स होगा वो किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। यानी दो मास के बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखते हैं इसमें। तो सपोज कर ले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक हमने m1 मास ले लिया और फिर हमने इधर एक m2 मास ले लिया और m1 और m2 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने r सपोज कर लिया। तो जो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जो कि फोर्स है, इसको F मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये किस नेचर का है, तो ये अट्रैक्टिव है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा ये। यानी दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। ये क्या होगा, यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी फोर्स जो हमने ले लिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। यानी ये जो दोनों मास है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कर दिया फोर्स को। सिमिलरली अपने पास जो फोर्स है, ये फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r था उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन दोनों को कॉम्बाइन करेंगे, यानी कॉम्बाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, तो इन दोनों को जैसे ही कॉम्बाइन करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर, m1 m2 by r स्क्वायर। और इसको जब इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ले लिया, जहां पर G क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G इज ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। और इस जी का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जी चेक कर लिया। तो ये जो फोर्स है अपने पास, ये फोर्स है, यही फोर्स अपने पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज जी m1 m2 by r square। व्हाट इज m1 m2? m1 m2 दो मास है जिनके बीच में हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, और r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर हमने इस दोनों मासेस को प्लेस कर रखा था। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन करने वाले हैं। दो बॉडीज के बीच में, दो मासेस के बीच में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन करने वाले। जी का हमने यहाँ पर देख लिया कि जी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का वैल्यू है अपने पास ये। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका यूनिट भी हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया। अब इस पर बेस्ड और कुछ कंडीशन चेक कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड कुछ कंडीशन चेक करते हैं कि किस तरह से हम लोग फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे, और प्रॉब्लम में हम लोग क्या लेते हैं कि सपोज कर ले अपने पास इसी तरह से दो मासेस दिए गए m1 m2। इस तरह से अपने पास दो मास है, क्वेश्चन है, सपोज कर ले अपने पास दो मास है, एक m1 है और एक m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r ले लिया। तो इनके बीच में जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, g m1 m2 by r स्क्वायर। इस क्वेश्चन फर्स्ट। अब बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं कि इनके मास को 4 टाइम्स कर देते हैं और इनके बीच के डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर देते हैं। यानी इसी मास को जो न्यू सिचुएशन हमने बना लिया है, तो 4m1 हो गया और इसको भी 4m2 कर देते हैं। दोनों मास को हमने क्या कर लिया, 4 टाइम्स कर लिया, क्वाड्रपल कर लिया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको डबल कर दिया। अब जो न्यू फोर्स निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो फोर्स, न्यू फोर्स हम लोग सपोज कर ले f डैश मान लेते हैं। तो f डैश क्या हो जाएगा, g m1 कितना है 4m1, m2 कितना है 4m2, और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से 2 या 4 हो जाएगा, तो g 4m1 इंटू 4m2 बाई 4r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से f डैश जो आ जाएगा अपना, वो f डैश कितना आ गया, ये आ गया 4 टाइम्स g m1 m2 बाई r स्क्वायर। और यहाँ 4 टाइम्स, व्हाट इज g m1 m2 बाई r स्क्वायर, g m1 m2 बाई r स्क्वायर इज f। तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, न्यू फोर्स जो हो जाएगा 4 टाइम्स प्रीवियस फोर्स के या ओरिजिनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यानी मास को हमने अगर 4 टाइम्स कर दिया और उनके बीच के डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया, तो अब जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स हो गया प्रीवियस वन का। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, और किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कि इनको कंपेयर किस तरह। अभी हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, अब उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों ने ले रखा है वो है अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम, 2 particles of equal mass m are moving around a circle of radius r due to their mutual gravitational attraction। सपोज कर लीजिए सर्कल है, इस सर्कल पर दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और ये दोनों पार्टिकल्स खुद के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं। दोनों का मास क्या है, m है। तो सपोज कर ले कि ये दोनों क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर है, और इसका रेडियस r है, ये सेंटर वो ले लिया हमने। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्टिकल, यानी एक पीरियड पार्टिकल का टाइम पीरियड जो होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो इसका मीनिंग है कि फोर्स इनके बीच में क्या होगा, तो फोर्स हो जाएगा g m मल्टीप्लाई m, यानी m1 मल्टीप्लाई बाई m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, 2r होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा g m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यानी दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। अब ये जो दोनों ही सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में इसका मीनिंग है कि एक के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाई r, इक्वेशन 2।
यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो gm²/4r² है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो इन दोनों के बीच में वो mv²/r है। तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोग, और उसके बाद एक बॉडी का हमने सेंट्रीपिटल फोर्स एक पर जो लग रहा है उसको बराबर करके फिर यहाँ से कोशिश करते हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो इन दोनों को जब इक्वल करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ से आ जाएगा gm²/4r², ये हमने इसको लिख लिया, और इसको कर देंगे mv²/r के बराबर। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो एक तो m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक ये r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जब वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे तो व्हाट इज v², अगर अपने पास gm/4r, तो ये आ गया gm/4r। तो v² हम लोग निकाल चुके हैं जो कि gm/4r के इक्वल है। अब इस v² को हम लोग क्या कर देंगे 2πr/t में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस v को 2πr/t में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो v² जो अपने पास है, यानी ये v² है, तो v² को 2πr/t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2πr/t होल स्क्वायर, ये तो v² हो गया, और ये है अपने पास gm/r के इक्वल, gm/4r के इक्वल है, gm/4r। तो v² जो अपने पास था, v² gm/4r के इक्वल था, तो v को हमने 2πr/t में कन्वर्ट कर लिया, तो 2πr/t का होल स्क्वायर gm/4r के इक्वल हो जाएगा। यहां से हमारा टारगेट क्या है, t फाइंड आउट करना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2π यानी 4π² इनटू ये 4 हो जाएगा, और r² मल्टीप्लाई r, ये r³ आ गया, और डिवाइडेड बाई t² इक्वल टू gm। हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो व्हाट इज t², इज इक्वल टू, इन सबको एक साइड लाते हैं, ये आ गया 4π² इनटू 4r³ बाई gm, ये t² आएगा। अब यहाँ से t जब निकालेंगे तो t के लिए हमें क्या करना होगा, ये t² इसके इक्वल है, तो t क्या हो जाएगा, अंडर रूट जाएगा राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में अंडर रूट जाएगा, तो पहले जो है उसको इजी गोइंग निकाल लेते हैं, जैसे 4π² 2π में आ जाएगा बाहर, 2π, ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट gm तो रहना ही है, और यहाँ से ही अपने पास r³ से एक r बाहर आ जाएगा, क्योंकि r रूट r हो जाएगा, तो r और अंडर रूट r/gm आ गया। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं, तो ये टाइम पीरियड का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड इस केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम चेक करेंगे, तो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं कि सेकंड प्रॉब्लम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम के लिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम चेक करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम अपने पास टू बॉडीज A एंड B हैविंग मासेस m एंड 3m आर केप्ट एट 2.73 मीटर अपार्ट। सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां करते हैं। दो बॉडीज है अपने पास A एंड B, सपोज कर ले यहां पर A प्लेस किया गया है और यहां से 2.73 मीटर के डिस्टेंस पर B प्लेस किया गया है। ये सपोज कर ले अपने पास 2.73 मीटर है, ये A से B के बीच का जो डिस्टेंस है। इसमें से A पर जो मास रखा गया वो m है और B पर जो मास रखा गया वो 3m है। ये गिवन अपने पास। A small particle of mass m is to be placed so that net gravitational force on it is 0। यानी कि एक स्मॉल m प्लेस किया गया, सपोज कर ले स्मॉल m को यहां प्लेस कर देते हैं, इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, यानी इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होगा, तब इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब सपोज आगे हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी ए, यानी ए वाले बॉडी से इसका डिस्टेंस क्या होगा हमें निकालना है। तो सपोज कर ले कि ये x डिस्टेंस पर है, तो अगर ये x डिस्टेंस पर है तो ये 2.73 माइनस x हो जाएगा, 2.73 माइनस x डिस्टेंस पर ही आ रहा है। अब इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको बराबर करते हैं। तो पहले इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, तो ये आ जाएगा Gm/m/x²। फिर इधर लेंगे, ये आ जाएगा G इंटू 3m इंटू m बाई 2.73 माइनस x होल स्क्वायर। तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल, जैसे ये G से G कैंसिल हो, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। अब इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये ले आते हैं, तो 2.73 माइनस x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा। अब यानी यहां से 2.73 माइनस x डिवाइडेड बाई x और इस होल स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो इसको √3 कर सकते हैं। तो 2.73
माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो यहां से इस x को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास √3x प्लस एक्स इक्वल टू 2.73। यहां से फर्दर अगर निकालें तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये 2.73 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा ये 2.73 डिवाइडेड बाई 1.732 प्लस 1, यानी 2.73 डिवाइडेड बाई 2.732। तो x यहां से अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1 मीटर के इक्वल आ जाएगा। यानी a से कितना 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये आ चुका है। 1 मीटर के डिस्टेंस पर हम लोग उस बॉडी को प्लेस करेंगे, स्मॉल एम मास वाले बॉडी को प्लेस करेंगे, तब उसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो सेकंड का भी हमने यहाँ पर सॉल्यूशन चेक कर लिया। हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ही यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चेक कर लिया। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन करेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन भी चेक करेंगे, उसको कंटिन्यू करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, उस पर डिस्कशन करें। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर ले अपने पास कोई प्लेनेट है, जैसे सपोज कर ले हम लोग अपने अर्थ को ही ले लेते हैं। अब इस अर्थ की तरफ जो भी बॉडीज अट्रैक्ट होंगे, यानी अर्थ की तरफ या किसी भी प्लेनेट की तरफ जो भी बॉडीज अट्रैक्ट होंगे और जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होंगे उस बॉडीज की तरफ या उस प्लेनेट की तरफ, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडीज इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जिस एक्सेलरेशन से कोई भी बॉडी अगर अर्थ या किसी प्लेनेट की तरफ अट्रैक्ट हो, तो जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट हो उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहां पर स्मॉल g से डिनोट करते हैं हम लोग, और यूनिट ये एक्सेलरेशन का ही यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। और सरफेस ऑफ अर्थ पर अगर इसके वैल्यू की बात करें, अर्थ के सरफेस पर इसके वैल्यू की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेके चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ये सरफेस ऑफ अर्थ पर है। इनसाइड द अर्थ या आउटसाइड द अर्थ इसका चेंज होगा, आगे हम लोग वेरिएशन में चेक करेंगे। तो अभी हमने ये जो वैल्यू 9.8 ले रखा है, ये सरफेस ऑफ अर्थ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन of any body, the acceleration of any body which is attracted towards earth यानी the acceleration by which, the acceleration of any body या the acceleration by which, the acceleration by which कर लेते हैं, by which any body which is attracted towards earth is known as acceleration due to gravity, is known as acceleration due to gravity। यानी हमने इजियर फॉर्म में डेफिनेशन बना लिया कि कोई भी बॉडी, यानी कोई भी बॉडी जिस एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देंगे। क्लियर है। अब सपोज कर लिया अपने पास ये अर्थ है, हमने इसे अर्थ ले लिया और इस अर्थ का जो रेडियस है इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ को एम, कैपिटल एम ई ले लेते हैं। यहां सपोज कर लिया अपने पास कोई स्मॉल एम ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो अर्थ की तरफ ये जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट हो रहा है, सपोज कर ले जी एक्सेलरेशन से ये अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ। तो अर्थ की तरफ जी एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस लगेंगे, जैसे इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक तो वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्योंकि इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा क्योंकि कोई भी अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट हो रहा है। अभी हम लोगों ने प्लैनेटरी मोशन में देखा था कि प्लैनेटरी मोशन में क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी अट्रैक्ट होगा।
तो यहां पर अगर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पास आया यहाँ पर G, मास ऑफ अर्थ दैट इज m, मास ऑफ बॉडी दैट इज स्मॉल m एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो बॉडी है वेरी वेरी नियर बाई है अर्थ सरफेस के। तो अर्थ सरफेस के अगर नियर बाई है हम लोग यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ लेकर के उसका अपोलिस कर ले सकते। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हम लोग क्या करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अप्लाई करें, क्योंकि ये बॉडी का अपने पास, ये बॉडी तो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर रहा, तो ये बॉडी तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फिर से फोर्स लिखेंगे, यानी फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज mg भी ले सकते हैं। अब ये दोनों फोर्स जब सेम बॉडीज के बीच में लग रहा है, ये दोनों फोर्स सेम बॉडीज के बीच में लग रहा है, तो इन दोनों फोर्स को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, G me m by r स्क्वायर इक्वल टू mg। अब यहां से मास ऑफ बॉडी तो कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट इज G, तो G इज Gme by r स्क्वायर, यानी ये आ गया अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये हम लोग निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ सरफेस पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर चुके हैं और इसका वैल्यू कितना अपने पास Gme by r स्क्वायर। यहां पर हमने क्या ले रखा है, व्हाट इज me, तो me इज मास ऑफ अर्थ, ये me मास ऑफ अर्थ हमने लिया था क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ नॉर्मली कितना होता है, ये 6 × 10⁻24 kg के इक्वल होता है। r हमने ले रखा है रेडियस ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है, वह 6400 किलोमीटर। तो इन वैल्यूज को पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं सरफेस पर, यानी मास ऑफ अर्थ पुट कर दे, रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दे, इन सभी को हमें किस में पुट करना है, और जी कैपिटल जी अपने पास 6.67 × 10⁻−11 था, तो इन सभी को ऐसा यूनिट में पुट करेंगे। तो ऐसा यूनिट में जब पुट करेंगे, यहां से कैलकुलेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा जी, वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट अपने पास मिल जाएगा। और यही हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लेके चल रहे थे, सरफेस ऑफ अर्थ पर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ पर लेके चल रहे थे, जो कि हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था यहाँ पर कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन भी कर चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग फॉर्मूला भी बना चुके हैं, और इन वैल्यूज को अगर पुट करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग अर्थ सरफेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसी तरह से अगर हम लोग चाहें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिफरेंट प्लैनेट पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां पे हमें करना क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एक बार वो चेक कर ले। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें जिस प्लैनेट का फाइंड आउट करना होगा, उस प्लैनेट का मास चाहिए हमें और उस प्लैनेट का रेडियस चाहिए, क्योंकि कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, सभी के लिए कांस्टेंट है ये। तो उस प्लैनेट का मास चाहिए और उस प्लैनेट का रेडियस चाहिए, तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर